हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के आईपीओ के बारे में, जो कि इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड हाउस है। तो जानेंगे कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल कितना है, और लास्ट में कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में भी बात करेंगे, जिससे आईपीओ को अप्लाई करने का डिसीजन लेने में आसानी हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले जानते हैं कंपनी के कुछ बेसिक डिटेल्स। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट एएमसी है इन टर्म्स ऑफ टोटल एयूएम, जो कि 9,70,000 करोड़ है। अगर हम म्यूचुअल फंड के एयूएम की बात करें तो इसमें यूटीआई एएमसी इंडिया की 8th लार्जेस्ट कंपनी है, जो कि अराउंड 1,33,600 करोड़ है। इंडिया के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मैनेज होने वाले 89.7 मिलियन फोलियोज में से 10.9 मिलियन फोलियोज यानी कि लगभग 12.2% फोलियोज यूटीआई एएमसी मैनेज करती है। इस समय कंपनी इक्विटी, हाइब्रिड, डेब्ट, लिक्विड और मनी मार्केट फंड ऐसे टोटल 178 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड स्कीम्स चला रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसमें 163 यूटीआई फाइनेंशियल सेंटर्स, 257 बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स एंड चीफ एजेंट्स शामिल है। इसी के साथ कंपनी के पास 53,000 इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अब बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। ये कंपनी नवंबर 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी की खास बात यह है कि कंपनी का कोई भी की प्रमोटर नहीं है। यूटीआई एएमसी एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। कंपनी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे पीएसयू बैंक्स का ईच 18.24% स्टेक है। इसी के साथ टी रॉ प्राइस इंटरनेशनल, जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी है, इसका 26% स्टेक है। अब बात करते हैं कंपनी के इंपॉर्टेंट बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में, यानी कि कंपनी किन किन सेक्टर्स में एक्टिव है। फर्स्ट, कंपनी यूटीआई म्यूचुअल फंड के लिए डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, और इस सेक्टर में कंपनी इंडिया की 8th लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ एयूएम। ये सेक्टर कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी का लगभग 73% रेवेन्यू इसी मैनेजमेंट फी से आता है। कंपनी इक्विटी, हाइब्रिड, डेब्ट, लिक्विड और मनी मार्केट फंड जैसे टोटल 178 म्यूचुअल फंड स्कीम्स चलाती है। इन स्कीम्स को मैनेज करने के लिए कंपनी कस्टमर से एक फिक्स फी चार्ज करती है, जिसे मैनेजमेंट फी या एक्सपेंस रेशियो भी कहा जाता है। कंपनी अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए अलग अलग फीस चार्ज करती है। जनरली इक्विटी फंड्स की फीस हाइब्रिड और डेब्ट स्कीम्स की तुलना में ज़्यादा होती है। कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम टाइप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फीस चार्ज कर सकती है, इसके लिए सेबी ने लिमिट्स दिए हुए हैं, जिसे टोटल एक्सपेंस रेशियो या टीईआर भी कहा जाता है। कोई भी कंपनी इन लिमिट से ज़्यादा फीस किसी भी कस्टमर से नहीं ले सकती है। सेकेंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। इस सेक्टर में कंपनी का 44.7% का हाईएस्ट मार्केट शेयर है, और कंपनी के टोटल एयूएम्स का 80% से ज़्यादा एयूएम इसी सेक्टर से आता है। इस सेक्टर में क्लाइंट के रिस्क प्रोफाइल और रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रख के कंपनी क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसका मतलब कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के कंपनी कस्टमर के बिहाफ में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है। कंपनी के लिए अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का एयूएम एनुअली लगभग 144% से बढ़ा है। थर्ड, रिटायरमेंट सॉल्यूशंस। कंपनी को 2007 में पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक पेंशन फंड मैनेजर अपॉइंट किया है। इस सेगमेंट के अंडर कंपनी नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस और गवर्नमेंट मैंडेट्स जैसे कि ईपीएफओ और एनएसडीएफ जैसे रिटायरमेंट सॉल्यूशंस के जरिए क्लाइंट्स के इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करती है। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से फाइनेंशियल ईयर 2019-20 तक इस सेगमेंट में कंपनी का एयूएम 32.6% के सीएजीआर से बढ़ा है, जो कि बाकी कंपनीज की तुलना में सबसे कम है। यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड ये यूटीआई एएमसी की सब्सिडरी कंपनी है, जो कंपनी के रिटायरमेंट सॉल्यूशंस के सेगमेंट को इंडिपेंडेंटली मैनेज करती है। फोर्थ, ऑफशोर फंड्स। इस सेगमेंट के अंदर कंपनी इंटरनेशनल कस्टमर्स जैसे कि इंडिविजुअल क्लाइंट्स और एफपीआईज यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसके लिए कंपनी ने 4 इंटरनेशनल सब्सिडरी कंपनी स्थापित की है। इस सेगमेंट में कंपनी का एयूएम फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 9.2% था, जो घट के 2019-20 में 1.9% हो गया है। फिफ्थ, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। इस सेगमेंट के अंदर कंपनी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स
की मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसके लिए कंपनी ने 2 इंडिपेंडेंट सब्सिडरी कंपनी स्थापित की है। इस सेगमेंट में कंपनी का AUM फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 0.3% था, जो कि घट के फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 0.1% हो गया है। अब जानते हैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसके लिए हम कंपनी का पिछले 3 साल का कंसोलिडेटेड डाटा एनालाइज करेंगे। अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी का टोटल इनकम फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 11,627 मिलियन था, जो घट के फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 8,909 मिलियन हो गया है। इसी के साथ अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2017 में 6,173 मिलियन था, जो घट के फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 5,455 मिलियन हो गया है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 5,455 मिलियन था, जो घट के फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 3,454 मिलियन हो गया है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 4,045 मिलियन था, जो घट के फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 2,127 मिलियन पहुंच गया है। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 28.73 था, जो घट के फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 21.53 हो गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल फिगर्स कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं, जो कि बहुत ही चिंता की बात है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंपनी का सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। अब करते हैं कंपनी का पीयर एनालिसिस। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ये हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, जिसमें 40 से भी ज़्यादा कंपनीज काम करती है। इनमें से टॉप 10 कंपनीज के पास टोटल AUM का 76% मार्केट शेयर है। इस सेक्टर में SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड और ICICI प्रूडेंशियल ये टॉप 3 कंपनीज हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड के AUM की बात करें तो UTI म्यूचुअल फंड इंडिया की 8th लार्जेस्ट कंपनी है, जिसके पास 5.4% मार्केट शेयर है। इतनी सारी कंपनीज इस सेक्टर में एक्टिव होने के बावजूद HDFC AMC और निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होने वाली UTI AMC ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तीसरी कंपनी है। इनमें से HDFC AMC का करंट मार्केट कैप 45,000 करोड़ है और निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मार्केट कैप 55,500 करोड़ है। अब बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर स्कोप के बारे में। कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू म्यूचुअल फंड सेक्टर से ही आता है, इसलिए पहले हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री किस तरह परफॉर्म कर रही है। अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के AUM की बात करें तो वो पिछले 10 सालों में 13% के CAGR से बढ़ा है। अगर हम इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में आने वाले एवरेज AUM की बात करें तो वो पिछले 5 सालों में 20.5% के CAGR से बढ़ा है। और डेप्ट ओरिएंटेड फंड्स में आने वाले एवरेज AUM की बात करें तो वो पिछले 5 सालों में 4.9% के CAGR से बढ़ा है। इसी के साथ अगर हम म्यूचुअल फंड में आने वाले मंथली SIP कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो पिछले साल 2016 में 8% था, जो कि बढ़ के 2019 में 12% हो गया है। अगर हम कस्टमर फोलियोज की बात करें तो वो भी 18.6% के CAGR से बढ़ रहे हैं। ये सारी ग्रोथ रिटेल इन्वेस्टर्स में बढ़ रहे अवेयरनेस, SIP इन्वेस्टमेंट्स की बढ़ रही पॉपुलैरिटी और रिटेल इन्वेस्टर्स की नेट डिस्पोजेबल इनकम में होने वाली ग्रोथ की वजह से है। अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो क्रिसिल की 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के टोटल AUM में फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कोविड-19 की इम्पैक्ट की वजह से कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखने वाली, लेकिन आने वाले 4 सालों में इंडस्ट्री लगभग 18% के CAGR से बढ़ सकती है। इसी के साथ अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 4 सालों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का रेवेन्यू 21% के CAGR से बढ़ा है और आने वाले 5 सालों में ये लगभग 13 से 15% के CAGR से बढ़ सकता है। अगर हम पैट या फिर प्रॉफिट की बात करें तो वो भी पिछले 4 सालों में 29% के CAGR से बढ़ा है और आने वाले 5 सालों में लगभग 15 से 16% के CAGR से बढ़ सकता है। इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का अभी भी ठीक से पेनिट्रेशन नहीं हुआ है और आने वाले सालों में इंडस्ट्री और भी ज़्यादा और तेज़ी से ग्रो करने वाली है, ऐसी उम्मीद है। ये सारी बातें कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आने वाले सालों में कंपनी अच्छी तरह से ग्रो हो सकती है। अब बात करते हैं कंपनी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स के बारे में जिससे कंपनी का रेवेन्यू डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकता है। फर्स्ट, कंपटीशन। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक हाईली कॉम्पिटिटिव और डायनेमिक इंडस्ट्री है जिसमें 40 से भी ज़्यादा कंपनीज काम करती हैं।
और इस इंडस्ट्री के ग्रोथ पोटेंशियल और लोगों में बढ़ रहे पॉपुलैरिटी को ध्यान में रख के और भी कंपनीज इस सेक्टर में उतर सकती हैं और ये सारी कंपटीशन का कंपनी के रेवेन्यू पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ सकता है। सेकंड, हम देख रहे हैं कि कंपनी का मार्केट शेयर पिछले कुछ सालों से कम होते आ रहा है। कंपनी का AUM साल 2014 में 742 बिलियन था, जो कि बढ़ के साल 2020 में अराउंड 1300 बिलियन हो गया है, जो कि डबल से भी ज़्यादा है। लेकिन कंपनी का मार्केट शेयर साल 2014 में 8.2% था, जो घट के साल 2020 में 5.4% यानी कि लगभग 3% से घटा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही बुरी बात है। अगर कंपनी का मार्केट शेयर ऐसे ही कम होते रहा तो कंपनी का सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। थर्ड, जैसे कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, इसलिए इसे सेबी के रूल्स और रेगुलेशंस को मानना जरूरी है। अगर सेबी कोई नया लॉ इंट्रोड्यूस करती है या फिर किसी एग्जिस्टिंग लॉ में चेंजेस करती है तो ये कंपनी के रेवेन्यू को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। फोर्थ, हर तरह के म्यूचुअल फंड सेक्टर के लिए सेबी ने एक फिक्स्ड एक्सपेंस रेशियो दिया है। कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस उस लिमिट से ज़्यादा फीस किसी भी कस्टमर को चार्ज नहीं कर सकती है और म्यूचुअल फंड्स पर मिलने वाली फीस से ही कंपनी का 72% रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर सेबी इस एक्सपेंस रेशियो की लिमिट को कम कर देती है तो ये कंपनी के रेवेन्यू को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। अब जानते हैं कंपनी के IPO के डिटेल्स। 29 सितंबर को ये IPO ओपन होगा और 1 अक्टूबर को ये IPO क्लोज हो जाएगा। 7 अक्टूबर को शेयर्स का बेसिक अलॉटमेंट हो जाएगा। जिनको शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं उनके लिए 8 अक्टूबर से रिफंड मिलना शुरू हो जाएगा और जिनको शेयर्स अलॉट हो गए हैं उनके डीमैट अकाउंट में 9 अक्टूबर को ये शेयर्स जमा हो जाएंगे और 12 अक्टूबर को कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाएंगे। अगर आप इस IPO को अप्लाई करने वाले हो तो मेरी राय यही रहेगी कि आप 1 अक्टूबर को इस IPO को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पहले 2 दिनों में IPO कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है इसकी पूरी जानकारी 1 अक्टूबर तक आपको मिल जाएगी। अगर IPO ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है तो लिस्टिंग के बाद ज़्यादा लिस्टिंग गेन्स मिलने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अराउंड 2160 करोड़ का ये टोटल इशू होने वाला है और ये पूरा का पूरा इशू ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं, कोई भी नया शेयर इशू नहीं किया जाने वाला। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं आने वाला है, लिस्टिंग का पूरा पैसा प्रमोटर्स को मिलने वाला है। प्राइस बैंड की बात करें तो 552 से 554 तक के पर शेयर प्राइस पर हम इस IPO को अप्लाई कर सकते हैं और ये कंपनी NSE और BSE दोनों एक्सचेंज मार्केट पे लिस्ट होने वाले हैं। कंपनी का एक लॉट 27 शेयर्स का है, इसका मतलब हम मिनिमम 27 शेयर्स और मल्टीपल ऑफ 27 शेयर्स में अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी का मिनिमम लॉट अमाउंट 14,954 है और ज़्यादा से ज़्यादा हम 1,94,455 यानी कि 13 लॉट्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये प्राइस बैंड रिटेल इन्वेस्टर के लिए है। अगर आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप नॉन रिटेल इन्वेस्टर सेगमेंट से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के अर्निंग को लेके अपर प्राइस बैंड के लिए PE निकालते हैं तो वो 25.73 आएगा और अगर PB निकालते हैं तो वो 2.54 आएगा। अगर हम इसका कंपैरिजन HDFC AMC से करें जो कि इस सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है तो उसका PE 34.7 आएगा और PB 11.12 आएगा, जो कि UTI AMC से बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कंपनी फेयरली वैल्यूड है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।